Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel that is the Iqbal Biology. आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने रेस्पायरेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन के सेकंड पार्ट को। तो अगर मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यानी रेस्पायरेशन को, तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है कि रिस्पायरेशन में हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक हमारे पास क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन में भी हमारे पास चार किस्म के रिएक्शंस इन्वॉल्व है, यानी 4 रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एक हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड वन हमारे पास है लिंक रिएक्शन। थर्ड वन हमारे पास है क्रेब्स साइकिल और लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम शॉर्टकट ईटीसी कहते हैं। तो इससे पहले पार्ट में हमने ये पोर्शन पढ़ा, हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन किया कि व्हाट इज द रिस्पायरेशन। फिर उसके बाद हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लास्ट में हमने पढ़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आज हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन। उसके बाद हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो एरोबिक रिस्पायरेशन आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वीडियो में हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एरोबिक रिस्पायरेशन। तो चलो स्टार्ट लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन से। व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन। बेटा अगर सबसे पहले मैं आपको इसके रिएक्शन के बारे में बताऊं कि इसका रिएक्शन किस तरह है, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मैं इसके रिएक्शन के बारे में बताऊं तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, गौर से देखिए बेटा। रिएक्शन ये हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा और इससे हमारे पास बनेगा क्या, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में। तो जब हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या कहते थे, रेस्पायरेशन। लेकिन जब इसी C6H12O6 के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। डिफिनेशन लिखवा देता हूं, द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C6H12O6। जब हमारे पास ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल is converted
मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, the process in which the glucose molecule in the presence of oxygen is converted into water and carbon dioxide, into carbon dioxide and water. तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हुआ इसका डिफिनीशन। अब इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के हमारे पास टाइप्स है, तो चलो पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि इसके कितने टाइप्स है। टाइप्स तो याद रखिए, सबसे पहला टाइप हमारे पास है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। इसमें 4 किस्म के रिएक्शंस इन्वॉल्व है, मैंने आपको इससे पहले बताया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास है लिंक रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास है क्रेब्स साइकिल, और लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चलो पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं बेटा। ग्लाइकोलाइसिस, तो सबसे पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के मीनिंग के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के मीनिंग के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा। मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देखिए बेटा, मीनिंग को समझने से आपको ग्लाइकोलाइसिस के समझने में आसानी होगी। किस तरह मैं आपको बताता हूं। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब है क्या? ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। अब इसके बाद मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में लिखवाता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन किस तरह है। डेफिनेशन ये है, इसका ढक्कन गिर गया है बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके इससे बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये एक पायरुविक एसिड हुआ, पायरुविक एसिड, और ये दूसरा पायरुविक एसिड हुआ, पायरुविक एसिड हुआ। यानी जब हम इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के, जो कि हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 6 है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। तो जब मैं इसी ग्लूकोज को, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको ब्रेक डाउन करके इससे बनाऊंगा 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ। यानी द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। डेफिनेशन क्या है कि the process in which the glucose molecule is break down into 2 molecules of pyruvic acid is called glycolysis। अब ये तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें हम एटीपी के प्रोडक्शन को देखते हैं कि इसमें कितने एटीपी हमारे पास पैदा होते हैं। एटीपी प्रोडक्शन हम इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल कितने एटीपी हमारे पास पैदा होते हैं। तो इसमें हमारे पास 6 ATP प्रोड्यूस होते हैं, यानी 6 ATP आर प्रोड्यूस्ड
इन ग्लाइकोलाइसिस। अब ये तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या है बेटा? लिंक रिएक्शन क्या, व्हाट इज लिंक रिएक्शन? देखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास क्या हुआ था, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे पास दो पायरुविक एसिड बने थे ना। जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और ये पायरुविक एसिड भी हमारे पास जाके कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंक रिएक्शन। यानी द प्रोसेस इन विच द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो इसको हम क्या कहेंगे? जब ये हमारे पास ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये भी हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि द प्रोसेस इन विच वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है, द पायरुविक एसिड is converted into acetyl coenzyme A, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा लिंक रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। बताता हूँ आपको क्रेब्स साइकिल। इसमें हम चलो इससे पहले पढ़ते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के बारे में, कि जिस तरह इसमें 6 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, तो इसमें कितने एटीपी पैदा होते हैं? एटीपी प्रोडक्शन देखते हैं। तो याद रखिए इसमें हमारे पास कितने एटीपी पैदा हुए थे? इसमें हमारे पास 6। इसी लिंक रिएक्शन में भी हमारे पास कितने एटीपी पैदा होते हैं? 6 एटीपी इसमें भी हमारे पास पैदा होते हैं। याद रखिए बेटा। इसके बाद हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल बेटा? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये तो यहां तक तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ? ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये पायरुविक एसिड भी कन्वर्ट हुआ इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सालो एसिटेट, और ये भी हमारे पास कन्वर्ट इनटू ऑक्सालो एसिटेट, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल कहेंगे। यानी द प्रोसेस इन विच एसिटाइल कोएंजाइम A is converted into oxaloacetate is called क्रेब्स साइकिल। अब इसमें एटीपी की प्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें कितने एटीपी पैदा होते हैं। एटीपी प्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखिए, जब हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सालो एसिटेट में, तो इसमें हमारे पास 12 एटीपी पैदा होते हैं। और जब इसी तरह सेम प्रोसेस ये भी है, तो जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसी ऑक्सालो एसिटेट में कन्वर्ट होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 12 एटीपी पैदा हुए थे, तो यहाँ पर भी 12 एटीपी पैदा हुए होंगे। एटीपी तो 12
ATP प्लस 12 ATP से हमारे पास 24 ATP बनते हैं। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP पैदा होते हैं तो आप बताएंगे कि 24 ATP। अब टोटल ATP देखते हैं, टोटल ATP देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP पैदा हुए थे? ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कुल 6 ATP पैदा हुए थे। अब इसके बाद लिंक रिएक्शन में कितने ATP पैदा हुए? लिंक रिएक्शन में हमारे पास कितने ATP पैदा हुए? 6 ATP पैदा हुए। उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल में कितने ATP पैदा हुए? इसमें हमारे पास 24 ATP पैदा हुए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 प्लस 6, तो इससे हमारे पास 36 ATP पैदा होते हैं। याद रखिए बेटा, हमारे पास प्रोकैरियोट में जो कि एक सेलुलर यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हमारे पास 38 ATP पैदा होते हैं। और यहाँ पर तो आपने पढ़ा कि इसमें हमारे पास यानी यूकैरियोट में हमारे पास कितने ATP पैदा होते हैं? यूकैरियोट में हमारे पास 36 ATP पैदा होते हैं। इसको लिंक रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है, इसको कनेक्ट करता है। और इसको क्रेब्स साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट था नाउन एज द सर हेंस क्रेब्स, 1937 में इसी क्रेब्स साइकिल को इसने प्रपोज किया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल। अब बेटा इसके बाद हमारे पास लास्ट वन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए बेटा, अगर हम इसके नाम पे थोड़ा फोकस दें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक ऐसा चेन रिएक्शन होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास बेटा ये रिस्पायरेशन का 4th स्टेप है। इसके बाद इससे पहले आपने पढ़ा कि हमारे पास 36 ATP पैदा होते हैं। अब उस 36 ATP से एनर्जी किस रिएक्शन में पैदा होगा? दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the production of ATP from for the production of energy from ATP. So responsible for the production of ATP। याद रखिए बेटा, अक्रंस कहाँ पे? ये हमारे पास कहाँ पे होता है? अक्रंस देखते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पे होता है। तो याद रखिए, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, यानी टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये हमारे पास होता है। आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाए। लेकिन अगर आप वहां उसको ना भी पढ़े तो मैं अगर शॉर्टकट माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हुआ जिसको हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक इसके इधर साइड पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए बेटा,
ये मेम्ब्रेन हमारे पास इस तरह स्फेरिकल नहीं होता, ये फोल्डेड होता है, फोल्डेड। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए बेटा, इसको हम शॉर्टकट OMM कहते हैं, OMM कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट IMM कहते हैं, और इसको हम शॉर्टकट PMS कहते हैं। यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये रिएक्शन होता है। ये तो इसका हुआ अकरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।